तो हमने आज ये अभ्यास रखा हुआ है, सुन पा रहे हैं मुझे? जी आज ये संधि का अभ्यास है, हैं? चलिए तो मंगलाचरण पूर्वक प्रारंभ करते हैं ग्रंथ को। चलिए। ओम सदाशिव समारंभां श्री शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। तो आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है मित्रों, उसका अभ्यास कार्य आपको हम बीच बीच में देते रहे हैं। फिर भी हमारी एक सदा से ये रही है कि हम अभ्यास कार्य कुछ आपको इस तरीके से भी करवाते रहे कि ऐसे भी आपको विविध पुराणों में, विविध काव्यों में, नाटकों में जहाँ जो संधि का मिले उसका भी आपको अभ्यास करना है। तो इसके हेतु हमने इसे यहाँ पे रखा हुआ है। आप तो अब आज हमने जो यहाँ पर वाणी संकलित की है वो भगवान व्यास जी की वाणी को संकलित किया है। कुछ श्रीमद् भागवत के इसमें श्लोक उद्धृत किए गए हैं जिनमें हमने जो संधि पाई, और संधि वही जो आपको अभी पढ़ा चुके हैं, वो 5-6 संधियां बस, है ना? उतनी संधियों में से ही है। अच्छा, और उसके बाद हमने गीता को लिया है और दुर्गा सप्तशती को लिया है। दुर्गा सप्तशती भी आप जानते हैं मार्कंडेय पुराण से उद्धृत है, अतः ये, और गीता महाभारत से उद्धृत है। तो ये आज हम भगवान वेद व्यास जी की वाणी में वो संधि को इसका अभ्यास करते हैं, संधि का। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग जिनको यह संधि आती है तो वह आप अपना हाथ उठाएंगे और हम आपका नाम लेते जाएंगे। और आप में से कुछ लोग हाथ नहीं भी उठाएंगे तब भी कोई बात नहीं, हम आपसे फिर भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारा यह प्रयास है कि कोई छूट न जाए, हर किसी को यह आना चाहिए। ठीक है ना? तो चलिए, खैर, तो आप लोगों के सामने है सबसे प्रथम श्लोक, जो कि मंगलाचरणम है श्रीमद् भागवतम का। उस भागवत के मंगलाचरण का आपको ये यहाँ कुछ संधि है इस पहले इसमें, तो वह आपको बतानी है वो संधियां। तो मैं चाहता हूं बालकृष्ण जी आप उनका नाम लेते जाएं जो आपको यहाँ पर हाथ दिखाई दे रहे हो। आप जिनके हाथ उठे हो उनमें से किसी का भी नाम ले सकते हो, और कदाचित नहीं भी उठे हो तो आप ग्रुप से देख करके मुझे बता सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर्वप्रथम है पुरुषोत्तम शर्मा जी, कृपया अपना। हाँ, पुरुषोत्तम शर्मा जी, आप जी, इसमें नमो कहाँ नमः। संधि पकड़ पा रहे हैं पूरे इस श्लोक में, जन्माद्यस्य वाले में? जी नमो, बताइए। जी जी, यहाँ पे तो गुरुजी एक जन्मादि यस्य हाँ, कौन और सी एक संधि है है ये? यतोन्वयः यतः। जन्माद्यस्य में कौन सी हो गई ये संधि? हमारे और भी पाठ को जो सुन रहे पढ़ रहे हैं यहाँ पर उनको बताइए नाम पूर्वक। यण संधि हुई गुरुजी। हाँ ठीक है, यण संधि हो गई। और आगे यतोन्वयादि तरता, यहाँ पे पूर्व रूप पूर्व रूप है। और आगे? कल ही तो पढ़े हैं चार्थेषु। हाँ कर। और यहाँ भी तो है अन्वयादि, अन्वय प्लस आदि, ये छोड़ गए आप। अन्वयादि तरता। अन्वयादि तरतः, यहाँ पे दीर्घ हाँ संधि है। बिल्कुल। हाँ यहाँ हमने इसलिए उतने ही पद रखे हैं जहाँ संधि का बाहुल्य है। हालांकि हमने आज श्रीमद् भागवत को देखा था पूरे जहाँ तहाँ से तमाम स्कंद, और हमें जहाँ पर लगा तो हमने रैंडमली इनको यहाँ पर चूज कर लिया है। तो आगे चार्थे सविज्ञ स्वराट में बताइए। यण संधि है जी। वहां भी यण संधि है, ठीक है ना? तो अब आप लोग एकदम समझ गए हैं कि किस प्रकार से संधि आप पद्यों में पहचान सकते हैं। बस इसी की पहचान के लिए हम संधि पढ़ रहे हैं। हम संधि इसलिए नहीं पढ़ रहे कि वो सुधीपास से मध्वरी और लाकृति और हरय वैष्णवे और उपेंद्र कोई सीखें, नहीं। हम संधि इसलिए पढ़ रहे हैं
पूरे संस्कृत वाङ्मय में कहीं भी संधि हो, लौकिक वाङ्मय में या वैदिक वाङ्मय में, दोनों प्रकार की संधि से हम परिचित हो सके, क्योंकि हमारा उद्देश्य संस्कृत वाङ्मय पर अपना अधिकार करना है ना। केवल लघु कौमुदी में दिए गए प्रयोगों को निदर्शन मात्र समझना है, क्या इस प्रकार के और भी बहुत सारे प्रयोग। तो आपका पुरुषोत्तम जी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम हाँ हाँ, अब हम आगे, आज बालकृष्ण जी हम नाम अब स्वयं लेते हैं। अब अगला नाम लेते हैं, धनंजय जी का नाम लेते हैं। धनंजय जी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं। जी महोदय। हाँ हाँ, तो धनंजय जी हम आपको जी हृदय अवरुध्यते। हाँ हाँ, तो सद्यः तो विसर्ग संधि अभी तो अपन नहीं बात करेंगे। हृदय अवरुध्यते और इधर अत्र, अरे वाह, बहुत अच्छे धनंजय जी, वेरी गुड। हाँ जी, पूर्व रूप जी जी पूर्व रूप, सॉरी। और इधर जी ये हृदय अवरुध्यते यण हो गई, ठीक है। और आगे नहीं है ना, आगे नहीं है। और यह श्लोक आपको स्मृत है जहां से उठाया गया है? सद्य हृदय वृद्धते, कैसे है श्लोक के शुरू से, कुछ स्मरण है? श्रीमद् भागवत का आप स्वाध्याय जरूर करें। श्रीमद् भागवत का, जी जी। आज हमारी बात हमारे एक गुरुजी हैं उनसे हुई, भोपाल के हैं प्रोफेसर प्रकाश पांडे गुरुजी। तो उनका ये कहना था कि आप जो उदाहरण देते हैं स्वास्थानी वगैरह से, ठीक है, आप भगवान व्यास की वेद वाणी को उद्धृत करें तो, और उनके श्रीमद् भागवत को। अतः हमने सोचा कि आज हम ज्यादा से ज्यादा श्रीमद् भागवत से उद्धृत करके देते। तो ये श्रीमद् भागवत का 2 श्लोक है, धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो। तो उसका आप ये देखें तो उसका आपको मिल जाएगा वहां। तो मेरा आपसे उससे निवेदन है कि अपने संस्कृत वाङ्मय के जो विविध पुराण, इतिहास, काव्य, नाटक इत्यादि हैं, आप उन सब का अवलोकन करते रहें। आपके लिए बहुत ही मनोरंजन प्रद होने वाला है वो सब। और जिसे कहते हैं मोटिवेशनल, तो वो मोटिवेशन तो आपके ये अभिप्रेरणात्मक वाक्य तो सुभाषितानी में भरे पड़े हैं। और वो सुभाषितानी क्या है कि हमारे विविध शास्त्रों से संकलित किए हुए वाक्य हैं। तो इधर इस चीज की कोई वो नहीं है, तो आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी। जी आभार। तो अब हम अगला नाम, अब तो यहाँ पर तो बहुत कम बचे हैं। अभिजीत जी, चलिए आपसे पूछ लेते हैं। अभिजीत जी, आपसे सबसे पहले ये पूछना है कि आपने वो एंगा पदांतर वाली संधि पढ़ी थी या नहीं? हमने कुछ उसमें अवग्रह के नियम बताए थे। हाँ, वो मैंने फेसबुक पे देखा, लाइव देखा था ना? हाँ, बिल्कुल। कल तक मैंने पूरा अभी अपडेट कर लिया है, 2 दिन नहीं था। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हमें आपसे यही उम्मीद है मित्रों, आप में से किसी का ये छूट जाता है ये वीडियो, कभी बार नहीं देख पाते हैं, तो आप कृपा करके फेसबुक पर जहां हमारा पेज है वहां पर इसको द्वारा से उसे देख लिया करें। आपके लिए हम इसलिए करते हैं, नहीं तो क्या फायदा है। तो गुरुजी, उसमें बता रहे हैं आपको अपी देवर्षि नाम है ना, मैं इसमें सूत्र का पूरा नाम नहीं बता सकता, लेकिन क्या क्या हुआ है ये तो बता सकता हूँ। हाँ बिल्कुल, आप ये बता। देव ऋषि, रपर हो गया है वो, देव ऋषि। हाँ, रपर। देवर्षि ना, क्या है वो बता सकते हैं? संधि कौन सी है? नहीं, देवर्षि में आपने बताया अर हो गया है, संधि का नाम भी बता दीजिए। हाँ, पर संधि कौन सी होती है? रपर नियम किसी संधि के लिए हो सकता है, तो यहाँ पर किस संधि में रपर है, ये समझ पा रहे हैं मुझे? जी, गुण संधि। हाँ, वेरी गुड, गुण संधि में ये रपर है। तो देव प्लस ऋषि, देवर्षि हो गया। फिर आगे आदिष्ट। आदिष्ट में क्या है? देवर्षि ना, और ये 2 अवग्रह है, इसका मतलब परे जो है वो आ है, आदिष्ट। हाँ बिल्कुल। और पूर्व में भी आ ही रहेगा। बहुत अच्छे, तो इसलिए ये डबल है ना, आ प्लस आ। बहुत अच्छे। बहुत आ अच्छे, प्लस आ। और कालो उसके बाद उसमें अय है, अयम है, कालो अयम उपस्थित। क्या संधि है? कालो अयम
उपस्थितः, तो ऊ इधर आ गया म में, तो संधि वही है, एक ही अवग्रह है, इसका मतलब पूर्व में तो ओ ही रह गया और आगे अ है, अयम उपस्थितः। कौन सी संधि हो गई? अभी एंगा पदांतादि जो आपने पिछली इसमें देखी होगी। हाँ, एंग पदांत एंग है ना, कालो ओ आ गया, एंग में 2 अक्षर आएंगे, अ या ओ, उससे अत ह्रस्वकार परे रहते वो संधि की कंडीशन बनती है। ठीक है, हाँ, ये एंगा पदांतादि का नियम है। चलिए बहुत अच्छे। कालो यम उपस्थिता। फिर आगे बताइए, पूरा श्लोक है। उसके बाद तो यदा महोदय ये आत्मनो, पररूप हुई या पूर्व रूप हुई? पूर्व रूप, पूर्व रूप संधि कालो यम। जी जी जी। अवग्रह सिर्फ पूर्व रूप में ही आता है। मैंने बताया 2 जगह पूर्व रूप में आ सकता है और दीर्घ संधि में भी आजकल प्रयोग कर देते हैं। अब हमने इसी प्रकार के उदाहरण रखे हैं जानबूझ करके कि आपको दीर्घ संधि में भी दिखाया जाए और पूर्व रूप संधि में दिखाया जाए। तो ये श्रीमद् भागवत के श्लोक हैं जिन्हें आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं संधि के रूप में। तो उसके बाद यदा आत्मनो हाँ हाँ अंग अंगम जी जी। अंगमा क्रीडम, तो यदा आत्मनो है उधर, हाँ, क्या संधि है ये भी दीर्घ, बहुत अच्छे, दीर्घ संधि है। और आत्मनो अंग अंगा, यहाँ पर बताओ, आत्मनो अंग, इधर इधर पूर्व रूप हो गया है। वेरी गुड, इधर पूर्व हो गई है ना। हाँ, चलो बहुत अच्छे, आपने इसकी पूरी संधि बता दी है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, धन्यवाद। बहुत अच्छे। अभी बहुत अच्छा लगा मुझे ये सब आया तो। चलिए अब हम आगे अगली उसमें चलते हैं। अब हमें पूछना है आपको, मन्य एतैर्महोत्पातैः नूनम भगवतः पदैः। यह भी श्रीमद् भागवत का श्लोक है। तो सुमित चतुर्वेदी जी चाह रहे हैं बताना। सुमित जी, जी आचार्य जी। आज हमने श्रीमद् भागवत के श्लोक संकलित किए हैं आप सभी भागवताचार्यों के लिए। जी 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 जी। हाँ, आज हमने भगवान वेद व्यास जी की वाणी को यहाँ पर रखा है कि बहुत आप लोग अच्छा है आचार्य वहां जी। पर संधि को देख पाए, जी क्योंकि जी हमारा उद्देश्य आप लोगों की काव्य शास्त्रों में, नाट्य शास्त्रों में, जी पुराण इत्यादि में प्रवृत्ति कराना है कि जी आप जी उस सभी जो भी संस्कृत वाङ्मय है उसको आप समझ पाए। जी जी। तो इस उद्देश्य हेतु हमारा ये पठन पाठन आरंभ हुआ है। तो आपको बताना है, मन्य एतैर्महोत्पातैः नूनम भगवतः पदैः। आपने जो पढ़ी हुई संधियां हैं जी उसमें से कौन कौन सी हैं? अम, पहला तो एतैर महोत्पातैः हाँ हाँ, महा उत्पातैः। चलिए बहुत अच्छे। आचार्य जी इसमें भी हो सकती है क्या? मनि यण मन्य। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वही तो इसीलिए तो आपको हमने आपका नाम पुकारा है कि जी जी आप जैसे विद्वान लोगों के लिए ये चैलेंजिंग है। श्रीमद् भागवत का यह एक श्लोक है, उसका हमने एक 2 पाद रखे हुए हैं मात्र। जी जी। अब आपको मैं थोड़ा हिंट्स देता हूँ। मन्य एतै, इसके बीच की संधि बतानी है, यहाँ कुछ संधि हुई। मन्य मन्य एतई के बीच में कुछ संधि है, आपको पढ़ा दी गई है अच संधि में ही। सभी लोग ध्यान से सुनते रहे, इधर उधर नहीं हो बिल्कुल। ये ऐसा उदाहरण दिया गया है। मैं बोलूं आचार्य जी? अभी नमो नहीं नमः। राजमणि जी, अभी अभी नहीं, इनको भी बताने दीजिए। मन्य एतई महोत्पात, वृद्धि संधि। नहीं 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 नहीं, मन्य और एतई के बीच बता दिए आप, उधर कहाँ चले गए, उधर कुछ वृद्धि नहीं है बिल्कुल। मन्य वृद्धि होती एतै। तो, हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण में संधियां पर्याप्त यूज की गई है। जी जी। आप शायद इस क्लास तो नहीं एक आध मिस कर दिए हो। चलो, तो इसको बताने के लिए उत्सुक, एक बार मैं और नाम लेता हूँ। श्याम सुंदर जी मुझे सुन पा रहे हैं?
अरे ये जो ना बीच में बोलते हैं ना, बालकृष्ण जी आप साइलेंट किया करें। श्याम सुंदर जी यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मन्य एतैर महोत्पातैः, तो मन्य एतैः के बीच की संधि बतानी है। आचार्य जी यहाँ ये तो नहीं है एतैः महोत्पादैः, नहीं वो आगे नहीं है, इधर ही संधि है, मन्य और एतैः। मन्य और एतैः के बीच में ही। यस यस यस। श्याम सुंदर जी सुन पा रहे हैं? शायद नहीं। शिक्षण जिज्ञासा जी जी आपको हम मन्य- आमंत्रित करते हैं मन्य और एतैः के बीच की संधि बताने के लिए। इसमें आकार है यह में और उधर ए है, ये तो हाँ, गुण होगा। अभी अब जिनका नाम लिया जाए वो बताने हैं, यह बहुत ही अद्भुत है। अभी हमारा यह उद्देश्य है कि सबको ये चीज आनी चाहिए, ऐसी स्थिति न बनती है जी। सबको अपना दिमाग लड़ाने की जरूरत है, हम आपको पढ़ा चुके हैं चूंकि। हेलो हाँ सुन पा रहे हैं जी। हाँ बताइए। लेकिन यहाँ संधि की नहीं है, मन्येतैः ही होना चाहिए था, ये अलग है। की नहीं है, क्यों नहीं की है? क्योंकि आपको संधि हो चुकी है और संधि के होने के बाद संधि कोई दूसरी नहीं हो पाती है। जी ये हम जी पढ़ा चुके थे, आपको याद हो तो। जी। हाँ तो स्मरण करिए क्या है वो प्रकरण, कहाँ कुछ आ रहा है? ये हाँ, संधि होने के बाद फिर संधि नहीं होती है, ऐसा प्रकरण आया था, वही याद कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल। और उन्होंने जो प्रतिभा पांडे जी हैं उन्होंने उठाया था इसको, इस प्रश्न को। लेकिन आचार्य जी उस दिन तो ये प्रस्ताव दिया गया था कि अगर दोबारा से भी संधि की जा सकती है तो इसमें कोई बुराई नहीं है। बुराई नहीं है, हो जाती है, वो तो उनका पूर्व पक्ष था ना जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नहीं प्रकृतिवाद नहीं है, प्रकृतिवाद कौन कह रहे हैं, हम आपको प्रकृतिवाद पढ़ाए नहीं। हाँ बताइए बताइए। तो आप स्मरण करिए जब तक और लोगों को ले लेते हैं लाइन में, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग हैं जो कि इसको पाठ को नियमित सुनते हैं। विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्यावताम भागवते परीक्षा। जी राधा शर्मा जी आप हमें सुन पा रही हैं तो प्रयास करें। जी महोदया, मैं ना कर नहीं पाऊंगी, मैंने पूर्व और पर नहीं पढ़ पाए थी। पर ये पूर्व में से नहीं है, खैर कोई बात नहीं, समझ में नहीं आया मुझे ये दीर्घ। अच्छा चलिए कोई बात नहीं आप समझिए। और भी इसमें बहुत विद्वान पुरोधा लोग जुड़े हुए हैं, उन सबको लेते हैं। जी हरप्रिया जी हाँ आप हमें सुन पा रही हैं तो संधि बताने की कोशिश करें। और पंकज घोष जी हाँ हर महादेव जी। हाँ जी हरप्रिया जी लोको सकलस्य। अरे वाह वेरी गुड, पंकज घोष जी ने बता दी है ये संधि, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी लोगों ने सुना, यहाँ पर मित्रों लोक साकल्य वाली संधि है मन्य एतैः। आप एक बार पंकज जी एक बार ये भी बताएं कि क्या होगा इसका संधि विच्छेद। संधि विच्छेद भी बताना। एतैः बहुत अच्छे। सुमित जी आपने सुना? जी 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 जी। महोदय ने कह दिया है कि मन्ये यहाँ पर एक ही मात्रा लगी हुई है। जी जी समझ गए। एतैः ऐसा था, फिर क्या क्या हुआ? अब सुमित जी आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या क्या हुआ मन्य प्लस एतैः के बाद, क्या क्या घटनाएं घटी? जी इसमें बोलिए इसमें अंत वाले ए का लोप हो गया। अरे एक लोप नहीं अभी भी आप नहीं पहुंचे उस चीज पर। अब मैं पंतोला जी से पूछूंगा, पंतोला जी अब आप बताएं क्या हुआ? लोपा साकल्य से बता दिया है, स्मरण दिला दिया है। तो मुझे भी आप ये तो नॉर्मल बताइए ना, ऐसी कंडीशन में जैसे ए पूर्व में है मन्ये और एतैः इधर है, तो कौन सी संधि की संभावना बनेगी? मैं बताऊं थोड़ा? नहीं
अभी रुकिए, आपका नाम लिया जाएगा, चिंता नहीं करें। अब इसमें एक राजमणि जी छूट गए थे बेचारे, वो कह रहे थे, बहुत उतावले थे बताने के लिए। हाँ जी राजमणि जी, आगच्छतु। राजमणि जी, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, तो हाँ जी, राधे कृष्णा जी, आवाज आ रही। राधे कृष्णा जी, हाँ वेरी गुड। अरे राधे कृष्णा जी ने अपना नाम जो है कुछ सही कर दिया है और वो आ रही। हाँ, तो मुझे बताएंगे फिर, तो मैं पूछता हूँ उन्हीं से, पंकज जी से ही, जिन्होंने इसका समाधान दिया था। आप थोड़ा बताएं, यहाँ की पूरी प्रक्रिया को हल करें। हाँ नमस्ते महोदय। जी, एतत्तु एचयवयव सूत्रेण ए स्थाने अय भविष्यति। हाँ, अग्रे अय। अग्रे किं भविष्यति, अय अनन्तरं किं भविष्यति। तर्हि अय इति कृते अत्र स्थितिः कीदृशी सम्पद्यते। मन्ये अय एतैः एवं। एतैः, पुनः अग्रे तत्र लोप साकल्यस्य इति सूत्रेण लोपः भविष्यति। कस्य लोपः यकारस्य लोपः इति यकारस्य लोपः भविष्यति। यकारस्य लोपे सति अनन्तरं मन्न। अस्तु तावत्, अस्तु। अनन्तरं मन्न। तो आपने सुना यहाँ पर मित्रों, यहाँ पर जो संधि होगी मन्ये प्लस ऐसे एतई, ऐसा विच्छेद करना है। इसके बाद आपको पता है कि एच वायव सूत्र की प्राप्ति होती है, पूर्व में एच होता है। तो मैंने आपसे कहा था, आप सभी जो यह 4-5 संधि पढ़ाई गई हैं, इन सभी संधियों की कंडीशन याद रखनी है कि कौन संधि कब प्रवृत्त होती है। पूर्व में एच है, पर में यदि अच परे है, तब आपको क्या है, संधि की कंडीशन बनती है। तो ए को अय आदेश हो गया। ए को क्या होता है, अय आदेश। अच परे है एतई का ए, तो अय आदेश हो जाने के बाद मन्य, वो मान ऐसा बनेगा ना, मन्य था, अब अय आदेश हो गया तो मन्य अय एतई। अब अय में से यकार चला जाएगा, ठीक है। तो अब जो यह हलंत बचा मन्य का, वो आमय मिल जाएगा, तो मन्य एतई। अब यहाँ संधि क्यों नहीं होती है, जो पंतोला जी कह रहे थे वो भी सुन लीजिए। संधि यहाँ पर इसलिए नहीं होती है मन्य एतई कि जब आप यहाँ पर संधि प्राप्त कौन सी होगी, पहले सोचना है। संधि यहाँ पर वृद्धि संधि प्राप्त होगी। वृद्धि संधि क्यों नहीं हो पाती है, तो वृद्धि संधि हो इसलिए नहीं पाती है यहाँ पर कि जब वृद्धि रेची सूत्र यहाँ लगने के लिए आता है, वृद्धि संधि करने के लिए आता है, तो वो यकार का लोप है, जिसे लोपा साकल्य से लोप किया है, वो असिद्ध हो जाता है। उसके असिद्ध हो जाने से क्या होता है कि यकार वृद्धिरेची को वहां दिखता है, इसलिए वृद्धिरेची के द्वारा यहाँ वृद्धि संधि नहीं हो पा रही है। इसलिए कैसा रूप बनेगा, मन्य अकार वाला, केवल मन्य एतई। आपने इस प्रकार का रूप मित्रों पढ़ा है, हरे प्लस इह, ये पढ़ा था। उसका क्या बना था, हर इह, ये रूप आपने पढ़ा था लोपा साकल्य से लोप पक्ष में। तो मैं समझता हूं कि अब आप इसे समझ गए होंगे। और जी सुमित जी और पंतोला जी, मैं आप दोनों से भी यह कहना चाहता हूं कि यह वाली जो संधि है लोपा साकल्य वाली, बड़े बड़े विद्वानों के लिए कठिनाई पैदा करती है ये, और आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की संधियों को ढूंढने की जरूरत है। तो हम प्रकृति भाव तो इससे अलग है ना आचार्य जी। प्रकृति भाव हमने, हाँ वो अलग है, मैंने आपको पढ़ाया नहीं, उसकी कंडीशन अलग है ना। वही तो, उसकी तो कंडीशन अलग है। बिल्कुल कंफ्यूज हो गया था कि प्रकृति भाव तो नहीं हो रहा है कहीं एक बार। मैं तो आपसे कह दिया था कि वही संधियां पूछूंगा जो आपको पढ़ा दिया हूं, उससे अतिरिक्त नहीं। ठीक है जी, तो यह संधि आपको आनी चाहिए। ये एक ऐसी संधि है कि अच्छे अच्छे विद्वानों को व्यामोह से ग्रस्त कर देती है। तो खैर कोई बात नहीं, आपने इसका समझ लिया है, और जिन पंकज जी ने इसका जवाब दिया उनको बहुत बहुत साधुवाद। मैं समझता हूँ आप सभी लोग संधियों का निरंतर अभ्यास करें। और मैंने आपको पता है एक दिन एक चार्ट भेजा था कि
जिसमें पूर्व में अ आ ई कुछ ऐसे वर्ण लिखे थे, फिर लेफ्ट साइड में लिखे थे आ ई, और किसके परिजन पे क्या क्या संधि होती है वो सब जी आप जी याद रखेंगे तो उस वाले स्लाइड को तो वो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो जी मित्रों मैं आशा करता हूँ यह आपके लिए परम लाभकारी सिद्ध हो रहा होगा। इस प्रकार से ये खोजना। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। जी आगे जी वहां पर बिल्कुल। एक ये है निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले तु अनुगते नृणाम। आपको इसमें बताना है, जिनको आता है वो हाथ उठाएं और आप लोग घबराएं नहीं। जो भी नए लोग हैं मैं उनका पूर्ण समर्थन करूंगा, मैं उनका पूरा साथ दूंगा। आप लोगों को भी अपनी आवाज को खोलना है, अपनी इस सरस्वती को जगाना है कि नहीं, आपको बताना है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है जब कोई नए लोग बताते हैं, है ना। हाँ हाँ, तो मैं चाहता हूँ आप लोग सामने आए, हम आपका पूर्ण सहायता करेंगे। तो अभी आप न बताएं जब तक हम आपसे नहीं कहें, इस बात का भी ध्यान रखें। हाँ, जिनको आता है उनको तो बहुत ही अच्छा है कि हाँ। तो अंकित उपाध्याय। अंकित उपाध्याय जी को ले क्या, चलो बताइए। हाँ जी अंकित उपाध्याय जी। हम आपको, अरे आपकी आवाज सही नहीं आ रही है जी, आप अब मत बताइए तो ये अच्छा है। आप प्रणाम तो आपका सुन लिया पर और कुछ सुन नहीं पा रहे, इतनी देर में सुनेंगे तो क्या होगा। ठीक है, आप ऑफ करिए अपने माइक, हम आपको सुन नहीं पा रहे हैं, प्लीज ऑफ करें माइक। राधा शर्मा जी। हाँ राधा शर्मा जी सुन पा रही हैं? शायद नहीं। वैष्णवी आज जुड़ी है कि नहीं? वैष्णवी को मैंने देखा था। अरे अंकित उपाध्याय जी आप अपने आप को, आपकी आवाज नहीं आ रही हम तक। बालकृष्ण जी इनको करिए, थोड़ा सा ये समझ नहीं पा रहे। म्यूट कर लिया, म्यूट। हाँ इनको हाँ म्यूट करिए, समझ नहीं पा रहे हैं। तो राधा शर्मा जी हमारी बात नहीं। अच्छा, आज काफी कम लोग जुड़ पाए हैं, जाने क्यों, आज शायद पर्व मना रहे हैं। खैर कोई बात नहीं। तो अच्छा जी हाँ जी भैया। माला जी यदि हमें सुन पा रही हो, हाँ बताइए। अच्छा कुछ नहीं, मैं वही उत्तर बता नहीं, चलिए चलिए ठीक। आगे और लोगों से लेते हैं, नए नए लोगों से, इनको भी पता रहना चाहिए। कीर्तिमाला जी। जी इसमें शायद अच संधि है। निमित्त संधि तो है, ये तो बहुत अच्छा आपने बताया। हाँ निमित्त प्लस संधि में से कौन सी है वो? संधि में से कौन सी है? यहाँ पर है कोई पहली वाली लाइन में ही क्या है इसमें बताइए। निमित्त प्लस अन्य। हाँ बहुत अच्छे, निमित्त प्लस अन्य, बहुत अच्छे, तालियां, बहुत अच्छे। और फिर आगे अन्य अंत्य। ऐसा है? हाँ रिष्टानि। आपने निमित्त प्लस अन्य कहा, चलो ये तो हो सकता है, पर आगे का बिगड़ जाएगा। आपको यहाँ क्या बताना है पता है ना? आप इसकी बजाय ये करिए, निमित्त प्लस अन्य की तरह बजाय निमित्तानि यह करिए। सुन पा रही हैं? जी। आपको क्या करना है? निमित्तानि अति अरिष्टानि। एक बार देखिए, एक बार कहाँ क्या करना है आपको? निमित्तानि अति अरिष्टानि। बताओ क्या क्या हुआ इन सब जगह? निमित्तानि ई। हाँ और फिर है अति, तो फिर यण संधि होगी। नहीं। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, अरे वेरी गुड। तो निमित्तानि अति अरिष्टानि, यण संधि है दोनों जगह। आप पहले जैसा कर रही थी ना, वैसे थे संधि तो हो जा रही है, पर वो ऐसी संधि होगी जहां दोनों शब्दों का फिर कोई अर्थ नहीं बन पाएगा, वैसा आगे का फिर बिगड़ जाएगा, है ना। कहीं अभी केवल निमित्तान्य ऐसा शब्द रहता तो निमित्त प्लस अन्य, फिर आगे और भी जुड़ा हुआ है उसमें, वो निरर्थक सा हो जाएगा। इसलिए आपको यह करना है, ठीक है जी। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस ऊपर वाली लाइन में बताई है संधि। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आगे हम और नाम उच्चारित करते हैं कुछ, जिनसे हमें यह और जी प्रश्न था गुरुजी। हाँ बताइए।
ये इको एनर्जी में अभी अपने निमित्तानी प्लस अति हो गया, तो ये हाँ, हाँ, हाँ। अ जो लगा है परे असमान अच, ऐसा जो हाँ, हाँ। है, तो इसमें आपने जी, जी। अ ढूंढा, तो हाँ, ये हाँ, हाँ। ई तो तुरंत समझ में आया क्योंकि यह हो गया है, लेकिन परे हाँ, आपने हाँ, अ कैसे अभी फिक्स किया कि अ ही है? हाँ। क्योंकि वो उसमें दिखाई दे रहा है ना कि अत्य, या के बाद आप देखिए ऐसा है अत्य, हाँ निमित्तानी के बाद पढ़िए थोड़ा अत्य, इसलिए आकार को ऐसे फिक्स किया। समझ पाए ना? हाँ 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 ऐसे हाँ। फिक्स किया उसको। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब मैं पूछता हूँ जी, सुभा जी यदि मुझे सुन पा रही हैं, और आपको चिंता नहीं करनी है, जी हम आपका आचार्य पूर्ण सहयोग करेंगे। जी, जी। जी हर आचार्य हर जी। महादेव। हर आपको हर बताना है ये नीचे वाली लाइन में, लोभाधि अधर्म प्रकृतिम दृष्टो वाचानुजम नृप। आपको इसमें इसमें संधि बतानी है। यण संधि दृष्ट्वा आप कहाँ आच पर है? गुण संधि हाँ, गुण संधि, दृष्ट्वा वेरी गुड, उवाच वेरी गुड। हाँ, दृष्टवा उवाच, और आगे 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 क्या है? दृष्ट्वा उवाच अनुजम नृप हाँ, आगे कौन सी संधि हो गई फिर ये उवाच और अनुजम में? उवाच आपने संधि तो कर दी है, बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत साधुवाद इसके लिए। पर वो अब नाम बताइए उसका अगली बारी का। दीर्घ संधि अरे वाह, बहुत दीर्घ अच्छे। संधि यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यहाँ पर अकह सवर्णे दीर्घ द्वारा दीर्घ संधि हुई है च और जी अनुजम में, वाच के अनुजम में, और इधर दृष्टवा वाच में आद्गुण सूत्र के द्वारा गुण संधि हुई। चलिए, आपने ये सब जी बताया, आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत। तो खैर चलिए, अब आगे चलते हैं धन्यवाद। मित्रों। आगे की जो श्लोक है, यह अगला जो आपको पीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये हमने श्रीमद् भगवत गीता से उद्धृत किया है। तो हम इसमें से अब आपसे पूछना चाहेंगे, रेखा नेगी जी से। अपने माइक को अनम्यूट करें और बताएं कि उत्तमौ जाश्च वीर्यवान, इतने इसमें क्या संधि है और आपने पढ़ी है वो। उत्तमौ जाश्च वीर्यवान, इसकी संधि बतानी है। उत्तमौ में वृद्धि संधि है। अरे वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यहाँ पर वृद्धि संधि है, क्या आप इसका जी संधि विच्छेद कर सकती हैं? हाँ, बहुत अच्छे। उत्तम, ये आपने ठीक कर दिया। उत्तम हाँ, प्लस जासु। अरे ना, आपने नहीं उत्तम सही बता दिया। और जी अच संधि में क्या होता है, देखो वो सॉरी, इसमें वृद्धि संधि में पूर्व में अ होता है। वृद्धिरुचि क्या कहता है, अवर्ण से एच परे कहता है ना। जी तो अवर्ण तो आपने पूर्व में बता दिया, उत्तम। और आगे अब आपको एच परे होना चाहिए, ऐसा कंडीशन बनाना है। उत्तम प्लस अजस उत्तम ओज ओजाश्च। ओजास्व क्यों ओजास्य। क्यों क्यों? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, देखो औ जो वृद्धि में होता है वो किसके स्थान पर हो सकता है? पूर्व में अ हो और बाद में ओ हो। जी बाद में किसकी कंडीशन बनती है? ओ की। ओके जैसे आपने वृद्धि है ना, वृद्धि संधि में वहां पर पढ़ा था, कृष्ण धन औत्कंठ्यम, पढ़ा जी था ना? जी हाँ, हाँ। तो उस प्रकार की वृद्धि संधि के आपने कई सारे, हमने एक वो भी भेजा था कि इसको आपको अभ्यास करना है। हर एक संधि के बहुत बहुत सारे अभ्यास भी कराए थे। तो वहां पर आपको ये बढ़िया आपने ये बताया। बस आपको संधि का थोड़ा नियम भी साथ साथ में याद रखना है। आपने उत्तम प्लस ओ जाश्च, तो आ और जी ओ दोनों मिलकर के औ बन जाएगा। ठीक है, ओ चलिए, जी जी आपने बताया। मुझे बहुत प्रसन्नता है आपके इस उत्साह को देख करके, आपके इस तरीके को। बस आप निरंतर अभ्यास करें। हमने जो आपको ये अभ्यास के लिए भेजा था, आपने वह कुछ अभ्यास किए हैं, मुझे प्रसन्नता है। उसको बार बार अवलोकन करते रहें। मैंने आपको जी बताया जी कि संस्कृत का प्राण तत्व उसका व्याकरण है। व्याकरण में भी ये संधि वाला हिस्सा। ठीक है, जी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत साधुवाद। आइए अब अगला नाम लेते हैं।
मानसी दीक्षित जी, आपको बताना है मानसी जी को। हाँ जी, जी बोलिए। सर्वाणी इंद्रिय कर्माणी। सवर्ण दीर्घ संधि है। बहुत अच्छे, सर्वाणी बहुत बहुत सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। यह सब गीता के उदाहरण थे। आपको बहुत बहुत साधुवाद। धन्यवाद चलिए धन्यवाद। अब हम, जी जी, अब हम और कुछ एक आध नाम और उच्चरित करते हैं नए। आगे का श्लोक आपको दिखाई दे रहा होगा। मधुकैटभौ दुरात्मा नावति वीर्य पराक्रमौ। ये कुछ नाम, ये कुछ है श्लोक, ठीक है। तो कुछ हाथ भी उठे हैं, अब की बार हाथ उठे वालों में से नाम ले लिए जाए। तो श्याम सुंदर शर्मा जी, आप पहले, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे, अब बताइए। हाँ, आपको बताना है। मधुकैटभौ दुरात्मानावति वीर्य पराक्रमौ, क्या संधि है, विच्छेद करके बताइए। चलो, आपने बता तो दिया, पर हम आपको कम सुन पाए हैं। हालांकि कोई बात नहीं, पर हमें पता चल गया, आप बता सकते हैं, है ना। चलिए, बहुत अच्छे। अब अगला वाला ले रहे हैं। हाँ, अगली वाला आपको नहीं बताना है, वो हम पूछेंगे जिनसे, जिनका नाम लेंगे। अगले वाला बताना है। ये डॉक्टर प्रभाला, क्या है पूरा नाम, आप मुझे यदि सुन पा रहे हो। जी सर नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार नमस्कार। हाँ, तो एवमेष तथाहं च द्वावप्यंत दुखित, इसमें थोड़ा बताइए। अत्यंत दुखित, द्वौ अपि अत्यंत अयादि संधि, अयवायाव अयादि संधि। संधि। हाँ, फिर आगे दो संधि है ना मिलित इसमें। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। द्वावप्यंत, द्वौ अपि अत्यंत यण संधि। हाँ, बहुत अच्छे। आगे क्या है, आगे यण संधि है ना। हाँ जी सर, अपि अत्यंत। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत, क्या नाम है आपका। नमस्कार सर। जी जी ना, क्या नाम है आपका। मेरा नाम विद्याधर है सर, विद्याधर। अच्छा, विद्याधर जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। नमस्कार। बहुत बहुत साधुवाद जी। लास्ट प्रश्न हम कर रहे हैं ये मनीष निर्बल जी से। मनीष जी, शुंभो निशुंभश्चैवान्या उत्पत्त्येते महासुरौ, इसमें क्या संधि है। शायद आप सुन पा रहे हैं, आप मुझे सुन नहीं पा रहे हैं, तो हम अब पूछ लेते हैं। कोई दिया है, बालकृष्ण जी बताएंगे लास्ट, जो आज इसको ये कर रहे हैं, आज हमारे को होस्ट बने हुए हैं। बालकृष्ण जी। जी, शुंभ, ये तो है जी, निशुंभस्यैव, यहाँ पे निशुंभ एव, निशुंभ च एव वृद्धि। अच्छा, सैव है ना। जी जी। चलिए, और चैव आगे भी तो है। चैव के आगे यहाँ बहुत सारी संधियों का मिश्रण है। जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ। बताइए। फिर चैव अन्यः, तो चैवान्य दीर्घ संधि। और यहाँ पे वो चैवान्य अब उत्पत्स्यते, यहाँ पे बकार में चैवान्य अब उत्पत्स्यते। और यहाँ पे थोड़ा बहुत अच्छे, यहाँ नहीं आ रहा समझ। उत्पत्स्यते, हाँ, वहां पर तो सही है। उत्पत्स्यते, वो तो क्रिया रूप है। नहीं सर, ये अव के नीचे जो उत्पत्स्यते, तो अव आधा है, वह आधा है क्या। चैवान्यौ हो जाएगा ना वो तो। चैवान्यौ ठीक है सर, समझ में आ गया ना आपको। जी जी, बस यही तो आपको समझना था, आपने सब बता दिया। मित्रों, आज के यह जो संधि के उदाहरण थे, हमने जानबूझ करके इनको ऐसा रखा, ठीक है। थोड़ा कुछ क्लिष्ट भी थे, कहीं कहीं बहुत ज्यादा संधि युक्त थे ये, कहीं कहीं कई सारी संधियां थी,
यदि मित्रों आप इसको पकड़ लेते हो इस प्रकार की संधि को, तो आपको कभी भी काव्य शास्त्र या पुराण आदि पढ़ने में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। बिल्कुल। राधा शर्मा जी कुछ पूछना चाह रही है, आपका स्वागत है, आप पूछिए, फिर हम अगली स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आज उस अंतिम स्लाइड को पढ़ते हैं। आज हम आपका महोदय मेरे को थोड़ा प्रवेश करा। महोदय मुझे ना वो जिसमें अवग्रह हो गया था ना 2 बार, वो वाली संधि नहीं समझ में आई। अच्छा, अरे कोई बात नहीं, वो जो 2 बार वाला अवग्रह है ना, हाँ जी, वह मैंने एक परसों वाली क्लास में ही बताया था, वह दीर्घ संधि है, सवर्ण दीर्घ संधि। पर कौन सी कंडीशन की? यदि पूर्व में दीर्घ आ होता है, पर आप एक बारी वो स्लाइड खोल सकते हैं? दीर्घ आ होता है तब उस कंडीशन में 2 अवग्रह लग जाते। एक उदाहरण की सहायता से समझा सकते हैं, मेरे को समझ नहीं आया। अरे उदाहरण तो उसमें दिए ही थे अभी वाली पिछली स्लाइड में। आप एक बारी वो स्लाइड खोल सकते हैं? आप उस स्लाइड को अभी मत करिए, आप रिवर्स करके देख लीजिए उससे वो क्या थे। मैंने आपको सिद्धांत बता दिया है, ठीक है। हाँ, और मैं आपको ये भी बताया था, कई बार क्लास में ये भी बताया था कि यह अवग्रह लगाना कोई बहुत आवश्यक नहीं होता है। अब तो 2-2 अवग्रह लगा देते हैं दीर्घ संधि में। पर ऐसी बाद में ये परंपरा विकसित हुई लेखन की इतनी बढ़िया। हालांकि पहले तो अवग्रह लगते ही नहीं थे, कंडीशन थी, बाद में पूर्ण रूप संधि में ये अवग्रह एक लगने लगा। तो चलिए आप उसे फिर से देख लें, ऐसी कोई बात नहीं है। हम आपको आगे पढ़ाते हैं और आगे बढ़ाते हैं। प्रकृति भाव संधि हम पढ़ रहे हैं, और उस प्रकृति भाव संधि में आप यहां देख पा रहे हैं मुझे कि सर्वत्र विभाषा गो, ये पहला सूत्र है। तो ये सूत्र करता क्या है ये समझेंगे, और प्रकृति भाव संधि होती क्या चीज है हम ये समझेंगे। तो चलिए, सर्वत्र विभाषा गो सूत्र कहता है, देखो सर्वत्र, इसमें कितने पद हैं? सर्वत्र है, विभाषा है गो। सर्वत्र का मतलब क्या है? सर्वत्र का अर्थ है लोके वेदे। पाणिनि जी के जो सूत्र है वो 3 तरीके हैं ये है। कुछ तो लोक में लगते हैं, अर्थात तो कुछ लौकिक संस्कृत के लिए हैं। कुछ सूत्र राधे कृष्णा जी अपने आप को म्यूट कर लें, अन्यथा हम आपको रिमूव कर देंगे। हाँ, ध्यान रखें इस बात का, आपके कारण अन्य साथियों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो सर्वत्र का मतलब है लोके वेदे। मैंने आपको बताया था कि पाणिनि जी के जो सूत्र हैं वो एक तो लौकिक अर्थात लौकिक व्याकरण के लिए है, कुछ सूत्र वैदिक व्याकरण के लिए है, और कुछ नियम दोनों के लिए होते हैं। तो वो लोक में भी काम करेंगे और वेद में भी काम करेंगे। तो वह बताया गया है यहाँ पर कि लोके, सर्वत्र का अर्थ है लोके वेदे, अर्थात लोक में और वेद में दोनों जगह पर क्या होगा? चैंगन्तस्य। मित्रों आप संधि पढ़ चुके हो और चैंगन्तस्य पद आ गया है, आपको पता होना चाहिए कि चैंगन्तस्य की संधि विच्छेद क्या होगी। जी पंतोला जी सुन पा रहे हैं? जी एंग अंतस्य। एंग अंतस्य और संधि का नाम इसमें होगा च एंग, वृद्धि हो जाएगी, च एंग में वृद्धि है। वेरी गुड, वेरी गुड, वृद्धि संधि, बहुत अच्छी। अब आपको अपने आप को म्यूट कर लें, बहुत अच्छे। यही पढ़ाने का मतलब है, आपको हर जगह संधि समझ में आनी चाहिए। तो लोके वेदे च एंगन्तस्य, तो लोक और वेद में एंगंत गोरति। गोरति का मतलब है कि गो शब्द से अति का मतलब है ह्रस्व आकार। तो मित्रों क्या हो जाता है? लोक और वेद में, मतलब दोनों जगह के व्याकरण में पदांत एंगंत यदि गो शब्द है, क्या लिखा है? लोके वेदे चैंगन्तस्य गोरति प्रकृति भाव पदांते। पदांते मतलब यदि पदांत एंगंत यदि गो शब्द है, पदांत का मतलब वो पद का अंत होना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात है। और वो एंगंत भी होना चाहिए। एक गो शब्द कैसा होना चाहिए? एंगंत। तो आप देख रहे हो कि गो में जो ओ है ये एक प्रत्याहार में आ जा रहा है, तो आपका ये गो शब्द कैसा है? एंगंत भी है। दोनों शर्त इसने पूरी कर ली। और क्या इससे अत परे है क्या? अति। अति मित्र अब यहाँ पर देखना पंतोला जी तप्रकरण है ये। अति तो मतलब केवल ह्रस्वकार परे रहे। जी तो ह्रस्वकार के परे रहते संधि होगी। तो यही कंडीशन है इसके संधि के होने की। आप देख रहे होगे इसमें अकेला गो शब्द पढ़ा गया है, तो इस संधि का एरिया कोई बहुत बड़ा लंबा नहीं है। जैसे आपने वृद्धिरेची, आगुणा, इकोयची, एच आया
है, इस प्रकार की संधि पढ़ी। इनका एरिया बहुत है क्योंकि इनकी शर्त ऐसी है, इसका एरिया बहुत सीमित है। इसको क्या चाहिए, एक ही शब्द सही है, गो शब्द, और उसके साथ भी कंडीशन है कि वो गो शब्द पदांत होना चाहिए और एंगंत होना चाहिए। तो क्या हो जाता है, प्रकृति भाव हो जाता है। तो भैया प्रकृति भाव हो जाता है। प्रकृति भाव का मतलब क्या है, तो कह रहे हैं जी प्रकृति भाव का मतलब है, तो कहा प्रकृति भाव कहा कि स्वभावेन अवस्थानम प्रकृति भाव, स्वभाव से जो शब्द जैसा है वो वैसा हो जाए, वहां पर कोई संधि अंधि ना हो, ये सब जो चीज है ये प्रकृति भाव के अंतर आती है। तो स्वभावेन प्रकृति स्वभावेन अवस्थानम प्रकृति भाव, तो क्या जैसे तो कहा संध्यादि विकार शून्यम इति भावः, संध्यादि विकार नहीं होंगे फिर वहां पर, समझ गए ना बालकृष्ण जी, वहां पर संधि आदि विकार नहीं होंगे, संधि आदि नहीं होंगे, कोई संधि वगैरह नहीं होगी। ठीक है। तो चलिए अब पहला उदाहरण आप देखिए, गो अग्रम। गो अग्रम में पहले ये बताइए कौन सी संधि प्राप्त थी आपने जो पढ़ी हुई है उस संधि में से? आदि संधि, आदि संधि, बहुत ताली आप सब लोगों के लिए। यहाँ पर ओ को अवादेश हो सकता था, ये कंडीशन थी जी जी, लेकिन सूत्र आ गया सर्वत्र लोक वेग में पद गो, यहाँ पर गो शब्द है, इसने जो कहा था यस है गो, अति, अति मतलब ह्रस्वकार परे हो, अग्रम का अह्रस्वकार परे, आप देख रहे होगे। तो क्या हो गया, संधि की कंडीशन बन गई। तो क्या हो गया, यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया। देखो पदांत एगंत गो शब्द ये रहा, और अग्रम का आ ये अत परे, अत मतलब ह्रस्वकार से, तो क्या हो गया यहाँ पर प्रकृति भाव हो गया। तो प्रकृति भाव का मतलब आप देख रहे हो, जैसा का तैसा, गो अग्रम, कुछ भी काम नहीं होने का, सभी और जो पूर्व संधियां थी उन सबको बात करके जो जैसा है तैसा का रह जाना, संधि इत्यादि न होना, इसे कहते हैं प्रकृति भाव। तो ये भी मित्रों एक संधि है, संधि न होना। ठीक है। हाँ चलिए, ये तो इसका एक उदाहरण हो गया। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब इस सूत्र में शर्त बहुत सारी थी मित्रों, आपने देखा होगा कि वो गो शब्द कैसा हो, तो बताया कि जो वो पहला तो पदांत हो, और कैसा हो वो गो शब्द के वो गो शब्द एगंत हो, इतनी सारी चीज आई थी ना जी। ये आया तो कहा कि सूत्र में यदि एगंत और पदांत नहीं रखें तो क्या कोई दिक्कत है क्या, क्योंकि गो शब्द तो लग रहा है ऐसा ऑटोमेटिकली के तो पदांत एगंत है ही। ठीक है। तो कहा जी बिल्कुल दिक्कत है कि जहां पर गो शब्द को ह्रस्व हो जाता है मित्रों, समास के कारण गो शब्द को ह्रस्व हो जाता है। तो चित्र गु यहाँ पर जो आप देख रहे हो, यहाँ गो शब्द है पर वो गो शब्द ह्रस्व हो गया है। ह्रस्व हो जाने से उस सूत्र का जो एगंत है, एगंत, तो उस सूत्र का एगंत तत्व नष्ट हो गया है, उस सूत्र में एगंत खत्म हो गया है। क्योंकि यहाँ पर तो देखो ऊ है, और ऊ तो एग में आता नहीं है। तो कह रहे हैं कि यदि आप ऐसा करते, यदि इस सूत्र में एगंत नहीं रखते, तो केवल क्या कहते कि गो शब्द को, केवल गो शब्द को होता है यह प्रकृति भाव, तो क्या हो जाता, चित्र गवग्रम में भी क्या हो सकता था, हो जाता, प्रकृति भाव हो जाता। और मित्रों यहाँ पर एगंत रखने से दोष नहीं है। एगंत यदि आपने रख दिया है तो चित्र गवग्रम में फिर आपका ये कार्य नहीं हो सकता। कौन सा कार्य, प्रकृति भाव नहीं हो सकता, क्योंकि ये अब गो शब्द तो है पर ये क्या है, एगंत गो शब्द नहीं है। क्योंकि एक प्रत्यार में तो 4 ही अक्षर आते हैं ना, ए ओ ऐ औ, और इसमें तो ऊ है, तो एगंत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रकृति भाव नहीं होगा पहले। तो क्या प्रकृति भाव से पहले जो प्राप्त था क्या हो जाएगा, बताइए। हो जाएगा, वाह वो को यान हो जाएगा, यान सॉरी याना गुरुजी सॉरी, वाह वो को कहना वही में आप सोच तो सही रहे थे पर आपकी जिह्वा गलत बोल रही थी। जी तो खैर ये हो जाएगा। ठीक है, यण हो गया। तो आप देख लीजिए, यण को ऊ को वा किया तो ऐसी स्थिति हो गई चित्र गवग्रम, क्योंकि अच पर है, यण संधि की प्राप्ति थी यहाँ, और जब आपने मिलाया तो चित्र गवग्रम बन जाएगा। ठीक है जी, ये बहुत अच्छे आप ये समझ गए। तो एगंत के रखने से लाभ ये हुआ कि यहाँ पर प्रकृति भाव नहीं हुआ। ये उदाहरण नहीं है मित्रों, ये प्रति उदाहरण है। ठीक है, याद रखना, उदाहरण सिर्फ यही है इसका, और बाकी ये प्रति उदाहरण है जो आपकी किताब में दिए हुए हैं। ये आपने देखा होगा, एगंतस्य किम चित्र गवग्रम है,
और फिर का पदांते किम, ये क्यों कहती हो कि वो गो शब्द पदांत में होना चाहिए? तो मित्रों हम आपको बता दें कि यहाँ पर जो पद के अंत में है, ये पद के अंत में सकार है, स। पद के अंत में कौन है? स। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सुबंत और तिगंत पद संज्ञक होते। तो यदि आपने सुबंत यदि समझे हो तो ये षष्ठी विभक्ति का अस है। अस क्या मतलब? ये पहले ngस था, ngस, षष्ठी विभक्ति में ngस आता है ना, ngस का बच जाता है अस। तो यहाँ पर जो पदांत है वो सकार पर है, ये तो प्रकृति भाग है केवल, ओनली। तो यहाँ पर गो शब्द पद के अंत में नहीं है। इसलिए मित्रों क्या हुआ, यहाँ जो संधि हुई वो आगे आने वाले सूत्र से, जो कि अजंत पुल्लिंग में पढ़ा गया है और अंतिम है, आपको बताया जाएगा कि यहाँ पर पूर्व रूप संधि हो चुकी है ngस ngसोच्च सूत्र के द्वारा वहां, तो एक गो शब्द बन गया है। तो इस गो शब्द की सिद्धि हम आपको आगे भी बताएंगे, अभी तो आप इसे बस साधारण रूप से समझे रहे। पदांते किम गो, पदांते किम गो का मतलब पदांत नहीं कहते तो कहाँ दोष था। तो वे दोष स्थल आपको इसमें मैं बताया कि यहाँ पर प्रतिभाव हो जाता, पर ये गो शब्द यहाँ पद का अंत नहीं है, अतः आपका ये सूत्र प्रवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो इस सूत्र सिर्फ एक ही जगह लगा, कहां पर? जहां पर ये पूरा गो शब्द एंगंत भी है, पदांत भी है, तब इसको प्रकृति भाव हो गया। तो आप आज आपने समझा केवल कौन सा रूप इसमें से? गो अग्रम। ये आपका मूल ग्रंथ है, मूल ग्रंथ में से आपने समझा गो अग्रम। सूत्र कहाँ नहीं लगेगा? एंगंत से किम, चित्रगवग्रम में नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ एंगंत गो शब्द नहीं है। पदांते किम, यहाँ पर ये गो शब्द है, ये पद के अंत में नहीं। बस ये आज का पाठ था। अब आगे का जो पाठ है मित्रों, वह आपको कल पढ़ाएंगे, क्योंकि वो इसी का पार्ट सेकंड है, वो वाला पार्ट। तो इससे आगे वाला पार्ट, महोदय चित्रगु इत्युक्ते किम? चित्रगु का मतलब होता है जिस व्यक्ति की चित्तकवरी गाय हैं। चित्तकवरी मतलब कई ठीक है ना। चलिए, तो मुझे लगता है आपके शायद कुछ प्रश्न है क्या? इससे संबंधित आप प्रश्न पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो नाम लेते जाइए आप, बालकृष्ण जी, जिनके प्रश्न है। हाँ, ये सुमित चतुर्वेदी जी। हाँ जी आचार्य जी, प्रकृति भाव केवल एक ही शब्द को देखकर हो। अभी आपको केवल एक प्रकृति भाव का एक सिर्फ बताया गया है, वो मतलब एक तरीका, आगे और भी है। प्रकृति भाव संधि थोड़ा लंबी है। अच्छा, जी 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 जी। अभी तो इसके पार्ट चल रहे हैं, है ना, अभी यहाँ से स्टार्टिंग हुई है। अभी तो आपको एक नियम बताया गया है, ओनली ऑन, बस। और भी नियम है प्रकृति भाव संधि के तमाम। जी जी, ठीक है, बिल्कुल। आप उनकी प्रतीक्षा करें तो आ जाएगा सब। जी अच्छा। अभिजीत मिश्रा जी। अभिजीत। गो हो, जो थर्ड वाला जो उदाहरण है ना, अस। जी जी, हाँ हाँ। तो इसमें आपने क्या बताया, वो वहां ये प्रति उदाहरण है या इसका ही उदाहरण? प्रत्युदाहरण है। तो अस स का विसर्ग हो गया क्या वो? बिल्कुल, ये सकार का विसर्ग है, आपने सही समझा। आपने इसको ज्यादा डिटेल से इसलिए नहीं बताया है कि वो, चूंकि आप उसे अजंत पुल्लिंग में ढंग से समझ पाएंगे, वहां आएगा वो शब्द पर। हाँ, उसके षष्ठी विभक्ति का रूप। ठीक है ना? ओके, ठीक है। हाँ, जी जी। कुलकर्णी जी। कुलकर्णी। राधा शर्मा जी। राधा शर्मा पूछ लिए, वो अपने आप को म्यूट कर लिया करे प्लीज। नहीं, अभी मेरा कोई प्रश्न नहीं है, ये मैंने पहले ही हाथ खड़ा कर रखा था जी। अच्छा, हटा दीजिए इसको कृपया जी। राजेश कुमार मिश्रा महोदय। गुरुजी, ये जो गो अग्रम और गो अस है, ये यहाँ पे तो आपने गो अग्रम में तो दिखा दिया प्रकृति भाव है, गो अस का नहीं हुआ, ये दूसरे तरह से हो गया। ये पदांत पद के अंत में नहीं है, इसलिए तो कहा ना पदांते किम, पद के अंत में नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया सुबंत और तिगंत की पद संज्ञा होती है, यहाँ पर सुप ये है आपका अस, तो इस पद के अंत है आपका सकार। और यहाँ पर आपको भ्रांति इसलिए हो रही है कि आप यहाँ पर भी गो शब्द को देख रहे हो जी, पर गो शब्द को देख तो रहे हो, पर ये तो चूंकि क्या है, समास युक्त है, गो और अग्रम का समास हो गया है। समास हो जाने के कारण इसमें पदत्व आ गया है। और ये यहाँ पर गो है, आगे है विभक्ति, यहाँ पर कोई समास नहीं हुआ है।
अस विभक्ति है, ये शुभ विभक्ति। अच्छा, इसलिए इसमें पदत्व संपादन नहीं हो पाएगा गो में, यहाँ पर पदत्व संपादन हो जाएगा। ओ ये चक्कर है, समझिए ना। ठीक है गुरुजी। हाँ ओके ओके। अंकित उपाध्याय। प्रणाम भाई साहब। महादेव महादेव, बोलिए। ये जो सर्वत्र भाषा गो है, ये जो विकल्प से प्रकृति भाव करता है ना? हाँ, अभी इसलिए एक ही रूप बताया है। वेरी गुड, आपने सही ध्यान दिलाया। इसका जो विकल्प है ना, इस विकल्प को बताएंगे तुम्हें कल। विकल्प की पूरी कहानी कल आएगी तुम्हें। अभी तो एक रूप बताया। जब ये विकल्प करेगा, अर्थात जब ये नहीं लगेगा, यहाँ तो ये लग गया, प्रकृति भाव हो गया। जब ये नहीं लगेगा तब की कहानी कल बताई जाएगी। ठीक है, ठीक ठीक, धन्यवाद। सुभा मल्याल। इसलिए उसे बताई नहीं। बहुत अच्छा, माल्या, बहुत अच्छा। सुभा माल्या। सुभा मलैया जी। जी नमो, जी नमो नमः। माल्या मत कहिए। जी जी। अच्छा जी, कोई बात नहीं, हो जाता नहीं, है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है हाँ। मलैया और माल्या में। बहुत अंतर है, बहुत अंतर। ओके ओके, हम माल्या कभी नहीं बनना चाहेंगे। क्षमा चाहते जी सुभा जी। जी आचार्य जी, प्रकृति भाव का जो आपने उत्तर दिया है, उसमें जो दूसरा सेंटेंस है, उसमें तो क्या कह रहे हैं? संध्यादि विकार शून्यम भाव। भाव मतलब ये भाव है, प्रकृति भावकार। जी जी। नहीं, तो इसमें ये कह रहे हैं कि संधि का मतलब संधि नहीं होगी, इसका तात्पर्य तो ये हुआ। यही है, संधि आदि से विकार से रहे। जी जी, मतलब संधि आदि इस शब्द में अयादि संधि भी आ रही है, लेकिन संधि आदि यण संधि। हाँ बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। हाँ आ रही है। सो सम्मिलित करके लिखा है कि आप, चूंकि आप लोगों को समझ हो चुकी है संधियों की, तो हम उसको उस तरीके से लिख देते हैं। और यहाँ पर संध्यादि विकार शून्य का मतलब है इस प्रकृति भाव के अलावा और कोई संधि नहीं होगी इन जगह पर। संध्यादि विकार शून्यम का मतलब कुछ नहीं होगा। जैसा स्वभाव से शब्द होते हैं वैसे ही के वैसे रह जाएगी। ये जी, ठीक है ना जी। चलिए अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक और ये चित्रक व ग्रम मतलब इसमें क्या, ये नहीं समझ में आया। यहाँ पर ये था, यहाँ पर के एंगन तस्य किम, ये प्रश्न किया गया। आप सर्वत्र विभाषा गो में एंगंत पद क्यों रखते हो? एंगंत मत रखो ना। तो एंगंत नहीं रखेंगे तो सूत्र का अर्थ क्या होगा? आप बताइए। कि लोक वेद में गो शब्द को अत के परे रहते प्रकृति भाव हो जाता है, इतना ही तो अर्थ होगा ना जी। अब आपको एक बात बताएं कि यहाँ पर जो गु शब्द है, ये भी गो शब्द का रूप है, पर इसको ह्रस्व हो जाता है समास हो जाने के कारण। तो जी। है ना, तो ये है तो ये गो शब्द ही। आप एंगंत नहीं रख रहे हो तो सूत्र का अर्थ है हुआ कि गो शब्द से अत परे हो, तो अत ह्रस्वकार परे है, अग्रम का आ, तो यहाँ पर भी प्रकृति भाव होने लग जाएगा, जो कि गलत है, जो कि इष्ट नहीं है, जो कि सही नहीं। ऐसा यदि प्रकृति भाव हुआ तो यहाँ होता नहीं है इस वाले प्रयोग में प्रकृति भाव, क्योंकि शिष्टों ने वैसा प्रयोग नहीं किया, हमारे ऋषि मुनियों ने। जी। तो इसलिए क्या किया? इसलिए पाणिनि जी को चित्र गवग्रम में ऐसे प्रयोगों में नहीं करना है, तो इसलिए पाणिनि जी ने क्या किया कि गो शब्द का विशेषण बना दिया एंगंत से, मतलब एंगंत ही गो चाहिए उनको। अब यहाँ पर क्या है? गो शब्द तो है चित्रगु में, पर ये एंगंत नहीं रहा। एंग भाई तो उ अंत में हो गया ना, तो एंग में तो 4 वर्ण आते हैं, ये यहाँ पर एंगंत नहीं रहा, तो अब यहाँ पर प्रकृति भाव संधि नहीं हो पाएगी। जो यथा प्राप्त संधि थी आपकी यण संधि, वो हो जाएगी। जी। समझ में आया होगा संभवतः। जी, अब समझ में आ गया। जरूर होता है, कई बार बताना पड़ता है, ये शास्त्र है, इसके लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है और कई बार बताना पड़ता है, तो ये होता है। संस्कृत का वो नहीं है ना हमारा, पहले से पढ़ा नहीं है संस्कृत, तो कोई बात नहीं। आपको मन में बिल्कुल नहीं बैठाना है किसी को भी। मैं अभी सभी अध्येताओं से कह दे रहा हूँ कि मैं संस्कृत का नहीं हूँ, ये नहीं हूँ। आप जिस किसी बैकग्राउंड के सही, थोड़ा समझने में समय लगता है, ये कह रही हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं, हर किसी को ये समझ में आएगा। यह बड़े तरीके से आचार्य पाणिनि द्वारा बनाया गया शास्त्र है, हर किसी को समझ में आएगा। बिल्कुल। अंतिम प्रश्न है अभिजीत जी का। हाँ अभिजीत जी।
मेरा पुराना प्रश्न है, ये जो पहले अभी उदाहरण दिए थे ना आपने गीता भागवत में से, उसमें लोप शाकल्यस्य एक हुआ था, मन्य एतैहि। तो वहां पे जब आपने वो सिखाया था तब हरे इह में हर इह और हर इह ऐसे दो ऑप्शन थे ना वो। जी जी जी। तो इसमें कैसा हो जाएगा ये फिर? क्या किसमें हो जाएगा? मन्य एते ही, इसमें अभी एक हो गया मन्य एते, और दूसरा ऑप्शन में क्या होगा वो इसमें? अच्छा, वो दूसरा यहाँ पर दिया नहीं है ना। मैंने क्या बताया, श्लोक वगैरह में कोई आपको एक ही मिलेगा, है ना। तो एक दूसरा क्या बनेगा, पर ये हमें सोचना है क्या बनेगा। वो क्या बनेगा, मन्य या और या पर और एक ही मात्रा चढ़ जाएगी, मन्य ये तई, ऐसा बनेगा। हाँ ठीक है ये ना? दोनों भी हो सकते हैं, गीता भागवत में दोनों भी हो सकते हैं। दोनों प्रयोग हो सकते हैं, पर आचार्य कोई भी होते हैं जब श्लोक बनाते हैं तो श्लोक बनाते वक्त वो जैसा उन्हें उचित होता है वैसा प्रयोग करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रयोग नहीं करते। अच्छा, और दूसरी ये जो पूर्व रूप है और दीर्घ में जो अवग्रह आता है, तो गीता में अभी मैंने कल वो देख रहा था कहाँ पे अवग्रह आया है। तो ज्यादा जिसको मैं आज तक प्लुत समझता था वो सभी अवग्रह है, यानी कि गीता में प्लुत वाले श्लोक ज्यादा नहीं है, या तो है ही नहीं। प्लुत, देखो प्लुत और अवग्रह में अंतर समझिए ना, आपको कल भी बताया था। प्लुत एक अलग चीज है, अवग्रह का चिन्ह एक अलग चीज है। अवग्रह का मतलब एस जैसा चिन्ह, ऐसा एस जैसा चिन्ह, ये तो अवग्रह का चिन्ह है, जैसे आप कहते हो खंडाकार। और प्लुत का मतलब होता है वो ह्रस्वदीर्घ प्लुत, वो तो मात्राकृत वेद है, ऐसा 3 लिखा रहता है वहां पर। तो 3 का मतलब उसे त्रिमात्रा में, लगभग उसे 3 सेकंड में उच्चारण करिए, ये है उसका मतलब। तो समझ गए ना, ये दोनों चीजें अलग अलग है, इनको आप हम भ्रमित मत होइए, ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, मैं समझता हूँ आप समझ गए होंगे। सर एक प्रश्न और है। अच्छा अच्छा। अमर कुमार। हेलो महोदय, नमो नमः। नमो नमः, कहिए कहिए। जी महोदय, मेरा ये प्रश्न है, आपने तो एक बार बता चुका है लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया, हमको समझ नहीं आया। जो लास्ट में जो स्लाइड दिए हैं गो प्लस अस, ये वा जो विकल्प से है उससे है क्या समझ, जो बताएंगे कल? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है, ये वाला हम आपको द्वारा बताएंगे अजंत पुल्लिंग प्रकरण पर। तब तक धैर्य धारण करिए, बीच में से भाग मत जाना। नहीं महोदय, आपके संपर्क में ही रहेंगे लगातार, जब तक पढ़ाएंगे तब तक रहेंगे। तो बस ये है, मैं आपको बता चुका हूँ। इसको आप नहीं भी समझेंगे तो कोई बात नहीं, कोई आपका नुकसान नहीं होने वाला, ठीक है। जी जी, बिल्कुल, हम आगे आपको समझाएंगे जब आपको पदांत का ये विषय रहता है। मैं समझता हूँ पदांत को समझना शुरुआत में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है, तो उनको हमें पर समझा देंगे। थोड़ा आपको कुछ धैर्य धारण करिए आगे के लिए, एक साथ सब चीज बताना संभव नहीं हो पाता है, आप समझते ही हैं। ठीक है महोदय, धन्यवाद। तो चलिए करें फिर, आज समापन करते हैं। चलिए, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी को। नमो नमः। आपको भी बहुत बहुत, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।